हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद द बीट। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इट इज़ लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर आपने पिछला 2 लेक्चर नहीं देखा तो वो एक बार देख लीजिए, आपको मदद मिलेगी मैटर को समझने में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड का लिंक भी दे दिया हूँ, आप लोग उसी लिंक के थ्रू पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ प्रशुल and subscribe my channel with the beat for studying it easy. Today's chapter is matter in our surrounding, part 3. So let's start. What is latent heat? Latent heat क्या है? The quantity of heat required to convert of a substance solid state to liquid state or liquid state to gaseous state without changing the temperature and pressure is called latent heat. इसको ऐसे समझते हैं, सबके घर में फ्रीजर है, तो डीप फ्रीज से एक आइस क्यूब निकाला जिसका टेम्परेचर है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसको रूम टेम्परेचर में निकाला। रूम टेम्परेचर कितना है? पकड़ लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी क्या होगा, जो आइस का जो टेम्परेचर है -4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो रूम के जो सराउंडिंग एटमोसफियर है वहाँ से हीट लेना स्टार्ट करके उसका जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। राइज करके -4 डिग्री सेंटीग्रेड से वो धीरे धीरे बढ़ के 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचेगा तब तो आइस क्यूब पिघलना स्टार्ट करेगा। वो 0 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ेगा, 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं जाएगा, क्योंकि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही आइस रहता है। उसके बाद आइस जो है लिक्विड स्टेट पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस पिघलना स्टार्ट करेगा, मेल्टिंग स्टार्ट करेगा और वो पानी में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पानी में बदल जाएगा उसका जो पानी में इनिशियल टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो उसके बाद फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी फिर रूम टेम्परेचर से रूम से हीट लेगा, फिर हीट करेगा। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लेटेंट हीट के बारे में बात कर रहे हैं। लेटेंट हीट क्या है? जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है वो जो मेल्टिंग हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में बदल गया, उसी दौरान जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में के दौरान जो चेंज होके सॉलिड स्टेट से चेंज हो गए लिक्विड स्टेट में चेंजेस हुआ। वो चेंजेस होने के लिए जो हीट उसने एब्जॉर्ब किया बाहर से, उसी हीट को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। ठीक है, जो 0 डिग्री का सेंटीग्रेड का आइस है वो मेल्टिंग होकर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में बदल गया, उसी दौरान जो उसने हीट एब्जॉर्ब किया इसी को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। सेम है, जब हम लोग पानी एक बॉल में पानी लिया, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर में पकड़ लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इसको बर्नर में स्टोव में बैठा के उसको हीट किया, तो कुछ देर बाद वो धीरे धीरे उबलना स्टार्ट करेगा। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाएगा पानी, जब बॉल का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाएगा, वो फिर उसी टाइम पे वेपर होना स्टार्ट करेगा, वो वाष्प होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वाटर लिक्विड स्टेट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वेपर में चेंज हो गया, मीन्स गैसेस स्टेट में चेंज हो गया, उसी दौरान जो हीट उसने टेम्परेचर सेम था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर उसने जो हीट एब्जॉर्ब किया, जिस हीट एब्जॉर्ब करने के लिए उसका स्टेट चेंजेस हुआ, उस हीट को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। आई थिंक समझ आ गया लेटेंट हीट क्या है। अभी जो आइस है क्या? सॉलिड। ठीक है, सॉलिड अभी चेंजेस होकर जो लिक्विड हुआ, उसी के लिए जो लेटेंट हीट का ज़रूरत पड़ा हम लोगों को, उस लेटेंट हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। सेम है, जो वाटर है लिक्विड स्टेट, उसको चेंज होके वेपर बनने के लिए जो हीट का ज़रूरत पड़ा, उस लेटेंट हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, आई थिंक क्लियर यही लिखा हुआ है। 2 कॉमन फॉर्म्स ऑफ लेटेंट हीट आर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग। सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ, मैंने जो फ्रीजिंग बोला था, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग नहीं होगा, लेटेंट फ्यूजन होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वही है मैंने अभी बोला था, जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए जो लेटेंट हीट का ज़रूरत होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए जो लेटेंट हीट का हम लोगों को ज़रूरत होता है उसी में लेटेंट हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, द टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन melting can be defined as the amount of heat needed for the conversion of 1 kg of solid at its melting point to liquids at same temperature and atmospheric pressure. The term latent heat of vaporization can be defined as the amount of heat needed to the conversion of the 1 kg of liquid at its boiling point to gas at same temperature and atmospheric pressure. ठीक है, वही है। इट डिफर्स अमंग डिफरेंट लिक्विड्स। हाँ, आपका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, फ्रीजिंग है, फ्यूजन है, मेल्टिंग है, ये अलग अलग के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है चेंजेस में? जैसे अभी मैंने बोला था 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी आइस है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बन गया। टेम्परेचर तो सेम, टेम्परेचर क्यों सेम रहता है लेकिन स्टेट चेंज हो जाता है? तो इसका कारण क्या है? हम लोग जानते थे कि मैटर का सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है सॉलिड का जो पार्टिकल्स वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक रहता है। ठीक है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड में वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हीट वो एब्जॉर्ब करता है उसमें वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं होता। लेकिन ये जो हीट होता है, जो हीट उसने एब्जॉर्ब किया है, वो जो दो पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने में वो हीट काम आता है। ठीक है, तब क्या होता है, वो उस हीट से जो इन लोगों के जो पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे टूट जाता है। टूट के वो थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है दो पार्टिकल्स के अंदर और वो वाटर में चेंजेस हो जाता है, मीन्स लिक्विड स्टेट में चेंजेस होता रहता है। सेम है लिक्विड स्टेट में जब पार्टिकल रहता है, लिक्विड स्टेट में जब रहता है तब लेटेंट टेम्परेचर सेम रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। ठीक है, वो बाहर से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो जो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स के अंदर, वो हीट, वो जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के काम आता है। वो फिर क्या होता है, वो तोड़ के और भी ज़्यादा उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इनके बीच में स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और भी टूट जाता है। टूट कर क्या होता है, वो लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द changes of state because the heat supplied, called the latent heat, is fully utilized to change the state, overcoming the force of attraction between the particles. अभी मैंने बताया। What is sublimation? Sublimation क्या है? It changes of state directly from solid to gas without changing into solid liquid state or vice versa is called sublimation. ठीक है, तो sublimation क्या है ऐसे समझते हैं। क्या होता है यहाँ पर, जैसे सॉलिड, ठीक है, सॉलिड को हम लोग किस में चेंज करते हैं, वाटर मीन्स आइस अगर लेते हैं तो आइस से हो जाता है वाटर। ठीक है, वाटर होता है लिक्विड स्टेट। फिर क्या होता है, वो वेपोराइजेशन हो जाता है, तो मीन्स गैसियस स्टेट। अभी एक के बाद एक आता है, सॉलिड के बाद लिक्विड आता है, लिक्विड के बाद गैसियस आता है। अभी अगर हम लोग बीच का जो लिक्विड है वो वाला स्टेट को कैंसिल कर दें, मीन्स कोई एक टाइप का ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होके गैस में बदल जाए या गैस डायरेक्टली चेंज होके सॉलिड में बदल जाए,
बीच में जो लिक्विड है लिक्विड स्टेट में नहीं आया, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, वही इसी यही बात यहाँ पर बोला है, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस, मीन्स सॉलिड टू गैस, बीच का जो लिक्विड है वो नहीं आएगा सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, और वाइस वर्सा मीन्स गैस से डायरेक्टली सॉलिड, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। अभी यहाँ पर दिस ऑकर्स बिकॉज द सब्सटेंस एब्जॉर्ब एनर्जी सो क्विकली फ्रॉम सराउंडिंग दैट मेल्टिंग ओवर ऑकर्स। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल में क्या है, ड्राई आइस और एमोनियम क्लोराइड। तो ड्राई आइस क्या होता है, हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे कॉन्सेंट्रेट करके बहुत ही हाई प्रेशर में उसको चेंजेस किया जाता है, तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में आइस के जैसा दिखाई देता है, इसी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। अभी इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स ड्राई आइस को जब हम लोग 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में लाते हैं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में लाते हैं, तो क्या होता है, वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, वो धुएं जैसा उससे निकलना लगता है। ठीक है, यही है ड्राई आइस। सेम होता है एमोनियम क्लोराइड के साथ भी। एमोनियम क्लोराइड को हम लोग अगर थोड़ा हीट करेंगे, एमोनियम क्लोराइड दिखने में आपका नमक के जैसा होता है, वाइट सॉल्ट के जैसा होता है, उसे अगर हीट करेंगे तो वो भी सेम डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, एमोनियम क्लोराइड भी। और एक एग्जांपल ले सकते हैं जैसे नेफ्थलीन, हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं कपड़े वपड़े को जो कि कीड़े मकोड़ों से सेव करने के लिए, वो नेफ्थलीन भी सेम ही होता है। नेफ्थलीन जब एयर के स्पर्श में आता है तब वो भी सेम अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। आई थिंक इट्स क्लियर। सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट करने का मेथड पूछ रहा है। तो एक तो होता है, एक प्रोसेस है, अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो लिक्विड में बदल जाएगा। और दूसरा प्रोसेस है, अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर दें, तो जो प्रेशर को अगर इंक्रीज करते हैं मीन्स कंप्रेस करते हैं, जो बोलते हैं ना कंप्रेस करते हैं, तो अगर एयर जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है उसको कंप्रेस कर देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ऐसे भी है, जो हम लोग बॉडी स्प्रे देते हैं ना, वो बॉडी स्प्रे बहुत ही हाई प्रेशर में बोतल के अंदर होता है। ठीक है, जब वो बाहर निकलता है, वो आप लोग ऐसे जो कोई बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं वो देख सकते हैं उसको, जब आप लोग ऐसे शेकिंग करेंगे तो उसके अंदर पानी जैसा फील होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जब बॉडी स्प्रे को यूज़ करते हैं तब वो जब भी बाहर निकलता है वो गैस की तरह फैल जाता है। वो इसी कारण से होता है, क्योंकि वो बोतल के अंदर वो हाई प्रेशर में रहता है, जब बाहर निकलता है वो प्रेशर उसका लॉस हो जाता है, प्रेशर जो डिक्रीज हो जाता है तो वो गैस में बदल जाता है। फिर है राइट अबाउट ड्राई आइस। ठीक, अभी मैंने बोला था ड्राई आइस क्या है, solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmospheric without changing into liquid state. So it is stored under high pressure. This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice. ठीक है, अभी मैंने बताया था सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है ड्राई आइस। इसको बाहर निकालते हैं, हाई प्रेशर में रखा जाता है, जब उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लाएंगे तो वो डायरेक्टली जो ड्राई है जो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में रहता है वो डायरेक्टली वेपोराइज हो जाएगा, डायरेक्टली हवा में धुएं के जैसा उड़ जाएगा। ठीक है, उसी को इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई बोलते हैं। व्हाट इज द इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरकन्वर्शन नाम में ही लग रहा है कन्वर्शन, कुछ ना कुछ तो कन्वर्शन होगा ही। द फेनोमेनन of the change of matter from one state to another and back to original state is known as interconversion of the states of matter. Matter can be changed from one state to another by changing temperature and or pressure. क्या होता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। अभी सॉलिड से लिक्विड जैसे जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में आएगा। सेम लिक्विड से जैसे गैसियस में जा गया, गैसियस से लिक्विड में पहुंच गया।
तो यही जो एक में जाता है, एक स्टेट से एक स्टेट में जाता है, फिर उसके बाद रिवर्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरकन्वर्सेशन। ठीक है, इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसी को एक डायग्राम के द्वारा भी समझाया गया है यहाँ पर। जैसे सब्लिमेशन, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चला गया सब्लिमेशन प्रोसेस में, फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में गया रिवर्स सब्लिमेशन से, रिवर्स सब्लिमेशन में, फिर सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग से सॉलिड अगर मेल्टिंग हुआ लिक्विड में जाएगा, और लिक्विड अगर फ्रीजिंग किया लिक्विड को, सॉलिड में बदल जाएगा। सॉलिड लिक्विड को अगर वेपोराइज किया तो गैस में बदल जाएगा, और गैस कंडेंसेशन किया तो लिक्विड में बदल गया। ठीक है, यही है फिगर इंटरकन्वर्सेशन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या है? बाष्पीकरण। ठीक है, इन द केस ऑफ लिक्विड्स ए स्मॉल fraction of particles at the surface having the higher kinetic energy is able to break through from the surface force of attraction of other particles and get converted into vapor. This phenomenon of change of liquid vapors at any temperature below its boiling point is called vaporization. Evaporation, sorry, it's called evaporation. Actually, evaporation क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं, इसका एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबल के फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाएगा, फिर वो वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, वो गैस होकर हवा में एयर में मिक्सड हो जाएगा। लेकिन हम लोग, आप लोग अगर देखेंगे तो हम लोग कपड़ा सुखाने के लिए देते हैं बाहर, तो कपड़ा तो भीगा हुआ रहता है, वेट रहता है कपड़ा। ठीक है, तो कपड़ा को हम लोग धूप में सूरज है, धूप में रख दिया, तो फिर कुछ देर बाद देखेंगे कपड़ा सूख गया। तो कपड़ा तो ड्राई था, कपड़े में वाटर था, पानी था, तो पानी क्या हो गया, पानी वो वेपराइज होके वो हवा में मिक्सड हो गया। तो आपके मन में सवाल ये आ सकता है, क्या इतना 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट में आ गया कपड़ा? ये तो नहीं है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट में तो नहीं होगा, तो हम लोग कपड़ा जल ही जाएगा, हम लोग कपड़े को पकड़ ही नहीं सकते हैं, कपड़ा ऐसे ही चल जाएगा। पानी उबलने से पहले कपड़ा ही जल जाएगा अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिना पहुंचे ही पानी कैसे वेपोराइज हो गया? ठीक है, इसी का एक कारण है इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है, जो बाहर सरफेस का कुछ पार्टिकल्स होता है, वाटर का जो पार्टिकल्स है जो सरफेस में है, उससे कुछ पार्टिकल्स ऐसा होता है जिससे काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो उस इतना ज़्यादा होता है कि उसको बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने का ज़रूरत नहीं होता, उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचने का ज़रूरत नहीं होता। वो 40 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री ऐसा पहुंचने में वो स्टार्ट हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, बाष्प होकर वो गैस बन के वो एयर में मिक्सड हो जाएगा। उसको 100 डिग्री पहुंचने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी का जो प्रोसेस है, जो लिक्विड को गैस में बदल जाता है विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने का ज़रूरत नहीं होता है। बिलो बॉइलिंग पॉइंट ही वो जो लिक्विड स्टेट गैसीय स्टेट में पहुंच जाता है, उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, आई थिंक क्लियर इवेपोरेशन। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ड्राइंग क्लॉथ अंडर द सन, मैंने अभी बोला था। फिर मेल्टिंग ऑफ ये गलत लिख दिया, सॉरी, मैं PDF में चेंज कर दूँगा। ठीक है, ये गलत है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हम लोग गांव में देखते हैं, जो हम लोग बुजुर्ग लोग हैं, वो कप से पानी या कप से चाय प्लेट में डालते हैं, फिर प्लेट से वो चाय पीते हैं, बोलते हैं प्लेट में रहेगा तो प्लेट में डालेंगे तो चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जो चाय प्लेट में डालने से जल्दी ठंडा होता है, वो भी इवेपोरेशन इसी के कारण से होता है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्या क्या फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है? चार फैक्टर्स है। ठीक है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, rate of evaporation increase with an increase of surface area. If the surface area increase, the rate of evaporation increase. ठीक है, अभी जो मैंने बोला था ना, वो चाय का कप, इसका एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, वी स्प्रेड आउट द वॉश्ड क्लॉथ while drying to increase their surface area for rapid evaporation of water present in them.
कपड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ गया, मैं तो ऑलरेडी इसको बता ही दिया क्या हुआ था। जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज होता है सरफेस एरिया बनने के कारण भी। जैसे कपड़ा क्या होता है, और एक चीज़ है, इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फ्लोर है, घर में फ्लोर है, फ्लोर में अगर किसी जगह पर आप पानी डाल दिया, एक जगह पर देखेंगे बहुत टाइम लगेगा वो पानी सूखने में। अभी अगर उसी पानी को, फ्लोर में जो पानी गिरा हुआ है उसी को अगर हम लोग पोंछ देते हैं और बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया में वो पोंछ देते हैं पूरे घर में, ठीक है, पूरा घर पोंछ देते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो पानी पूरे घर में स्प्रेड हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर जब पानी गिरा था तो एक जगह पर था और हमने उसको पानी को स्प्रेड कर दिया, पोंछ दिया पूरे घर में, तो इससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी वो सूख जाएगा, ठीक है। 2 नंबर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी बढ़ता है, हाँ ये तो नॉर्मल है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन तो और भी जल्दी जाएगा, और भी ज़्यादा जल्दी होगा इवेपोरेशन। With increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go to the vapor state, ठीक है। थर्ड नंबर, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद ए डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है एयर में उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज स्मॉल, जब वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो कम रहता है उसी को बोलते हैं ड्राई एयर। और जब वाटर वेपर ज़्यादा रहता है एयर में उसी को बोलते हैं डंप। ड्राई एयर क्या है, जब वाटर वेपर कम रहेगा, वो पानी वाटर वेपर कम रहेगा, तब एयर में क्या होगा, एयर बहुत ही सूखा सूखा रहेगा, तो उसको बोलते हैं ड्राई एयर। और जब ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं डंप, ठीक है। फिर क्या है, when the humidity of air is low then the rate of evaporation is high। तो वही है, अगर ह्यूमिडिटी कम रहेगा मीन्स आपका जो वेपर पार्टिकल वेपर है, वाटर वेपर है एयर में, वो कम रहेगा तो क्या हो, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। जब कम रहेगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और अब ज़्यादा रहेगा जब वाटर पार्टिकल्स एयर इसमें ज़्यादा रहेगा, वाटर वेपर एयर में ज़्यादा रहेगा, तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और रेट ऑफ इवेपोरेशन तब कम होगा। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ठंडी के टाइम पे, जैसे जब विंटर सीजन है, विंटर सीजन में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स है वो थोड़ा फट जाता है, ठीक है, ड्राई हो जाता है। ज़्यादातर हम लोग लिप ठोट में देखेंगे, जब हम लोग बेसलिंग लगाते हैं ठोट में, या कुछ किससे लगाते हैं, क्योंकि वो कोई किसी का तो ठोट से खून भी निकलना स्टार्ट हो जाता है ड्राई एयर में फट के, ठीक है। तो किस कारण से होता है, यही कारण। तब क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है ना, तब ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होता है। तो ह्यूमिडिटी कम होता है मीन्स वाटर जो एयर में वाटर वेपर है वो कम रहता है, मीन्स ड्राई एयर रहता है, तो इसी कारण से तब इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर चौथा क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब विंड स्पीड बढ़ता है तो इवेपोरेशन, तो इससे भी इवेपोरेशन बढ़ता है, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीजेज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, द washed wet clothes dry quickly on wind day because evaporation is faster due to high speed of wind। ये तो हम लोग देखते ही हैं, कभी कभी आपका सूरज अच्छे से नहीं निकलने से भी, मीन्स धूप ज़्यादा नहीं होने से भी कपड़ा सूख जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि तब हवा बहता है, जो हवा फ्लोइंग होता है मीन्स विंड जो फ्लोइंग होता है, उसी कारण से विंड से आपका कपड़ा सूख जाता है, ठीक है। ये भी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखे ही हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग आपको पता चल गया क्या क्या है। ह्यूमिडिटी एक है, ठीक है, एक है टेम्परेचर, एक है विंड स्पीड, एक है और सरफेस एरिया, 4 फैक्टर्स है, ओके।
व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे? डेजर्ट कूलर अच्छा कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं हॉट ड्राई डे के लिए? A desert cooler cools better on hot and dry day because the higher temperature on hot dry day increases the rate of evaporation of water, and dryness of air also increases the rate of evaporation of water. Due to increase the rate of evaporation of water, a desert cooler cools better on a hot and dry day. इसके कारण है evaporation. एक्चुअली डेजर्ट कूलर कैसे काम करते हैं वो हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले। डेजर्ट कूलर जो एक्चुअली काम करता है वो इवेपोरेशन के ऊपर काम करता है। वाटर जितना जल्दी इवेपोरेट होता है, मतलब जितना जल्दी जितना अच्छे से इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट ज़्यादा होगा वाटर, तो हम लोगों को अच्छा ठंडा मीन्स अच्छा कूलर अच्छा कूल करेगा। ठीक है, तो हॉट ड्राई डे के दिन क्या क्या होता है? हॉट ड्राई के दिन एक तो है जो एयर है बहुत ही ड्राई रहता है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, तो इवेपोरेशन वाटर का इवेपोरेशन और भी ज़्यादा होगा। इसी कारण से वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा होने के कारण से डेजर्ट कूलर कूल भी बहुत अच्छे से करेगा। सिंपल रीजन। ठीक, हाउ डज द वाटर कीप इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर? ये तो गांव में सब लोग देखे ही होंगे, मटके का पानी बहुत ही ठंडा होता है, बोलते ही गर्मी के दिन के मटके का पानी पियो। ड्यूरिंग हॉट समर्स डे water is usually kept in an earthen pot to keep it cool. The earthen pot has a large number of extremely small pores in its wall. क्या होता है, जब मटका होता है ना, मटके के जो बाहरी जो दीवार है उसमें छेद रहता है, बहुत ही छोटा छेद, मीन्स ऐसे नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगा, बहुत ही छोटा छेद होता है। इससे क्या होता है, जो पानी होता है ना, अंदर का पानी, वो धीरे धीरे वो पोर से बाहर आता है। तो बाहर आने के बाद क्या होता है, वो पोर, हम लोग लेटेंट हीट के बारे में तो पढ़े ही थे क्या? लेटेंट हीट जब 100 डिग्री मतलब मीन्स हीट जो एब्जॉर्ब करता है, जो वेपोराइज होता है, ठीक है, तो वो जो बाहर पानी आया है ना, उसको वेपोराइज होने के लिए हीट चाहिए। तो हीट कहाँ से लेगा वो हीट लेगा मटके का बाहरी दीवार से, बाहरी जो दीवार है उससे वो हीट लेगा, वो हीट लेके वो वेपोराइज हो जाएगा। तो क्या होगा, वो हीट मटके के पानी से, मटके के अंदर से यहाँ बाहर से पानी, मटके का जो दीवार है वॉल से वो हीट लिया, तो यहाँ पर हीट कम हो गया। इसके लिए अंदर का जो पानी होता है वो बहुत ठंडा रहता है, मटके के अंदर का जो पानी होता है वो बहुत ही ठंडा रहता है। इसके कारण से देखिए, सम ऑफ वाटर continuously keeps seeping throughout these pores to the outside of the pot. This water evaporates continuously and takes the latent heat required to vaporize from the earthen pot and remaining water. In this way, the remaining water loses heat and gets cool. वो क्या होता है, जो बाहर में जो वाटर आया वो कहाँ से हीट लेगा, वो तो मटके का जो वॉल है, दीवार है, वहाँ से, फिर अंदर कुछ पानी से वहाँ से हीट लेकर एब्जॉर्ब वो वेपोराइज हो जाएगा। तो हीट वहाँ से लेगा, तो मीन्स वहाँ का जो अंदर का जो हीट है उसमें कमी आएगा। इसी कारण से जो मटका है, मटके का पानी वो ऑल टाइम ठंडा ही रहता है, ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? एक्चुअली एसीटोन डाले या पेट्रोल बोले या परफ्यूम डाले, तो इसके लिए और देके मैंने इसको लिख दिया, कोई भी पूछ सकता है, सम एसीटोन ऑन इट या सम पेट्रोल ऑन इट या सम परफ्यूम ऑन इट। तो क्या होता है, हम लोग अभी देखे हैं क्या, जब हाथ में पेट्रोल अगर डालेंगे या एसीटोन डालेंगे, परफ्यूम सबसे इजी एग्जाम्पल लेता हूँ। परफ्यूम जब हम लोग हाथ में देते हैं पाम के ऊपर, तो बहुत ही एक ठंडा फील होता है। वो क्यों फील होता है, वो जो परफ्यूम है वो क्या होता है, हम लोग हमारी जो बॉडी है, हमारा जो हाथ का स्किन है ना, वहाँ से वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके वो वेपोराइज हो जाता है। तो वो जो टेम्परेचर वहाँ से एब्जॉर्ब करता है, उसी कारण से हम लोगों को ठंडा फील होता है। ठीक, पढ़ते हैं अभी।
if we put a little spit of acid, a little of spirit uh, or acetone or petrol or perfume on our palm, the spirit or acetone or petrol evaporates rapidly and our hands feel very cool. ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट टू चेंज लिक्विड टू वेपर स्टेट, मैंने बोला था ना लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज होता है, ठीक है, वेपर स्टेट, स्पिरिट और एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द स्पिरिट ऑफ एसीटोन पेट्रोल या परफ्यूम टेक्स दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड, हम लोग के हाथों से वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो इसी कारण से हम लोग का हाथों में ठंडा महसूस होता है, द हैंड लॉसेस हीट एंड गेट्स कूल, वही है सिंपल. Why does we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? अभी तो मैंने कुछ देर पहले बोला था, जो गांव में जो हम लोग बुजुर्ग लोग होते हैं वो प्लेट से क्यों चाय पीते हैं, वही है. We are able to sip hot tea faster from a saucer rather than a cup because saucer has large surface area. जब एरिया से प्लेट में जब लेते हैं तो उस एरिया सब भर जाता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है. ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया द इवेपोरेशन ऑफ हॉट टी फ्रॉम सॉसर इज फास्टर, एरिया बढ़ जाता है तो इसके कारण से वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट ज़्यादा जल्दी होता है तो हीट जो एब्जॉर्ब करता है, जो ऊपर का जो है ना इवेपोरेट होगा, तो हीट वो कहाँ से लेगा, वो नीचे से हीट लेगा, तो ऊपर का तो इवेपोरेट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा. फिर व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर इन समर, we should wear cotton clothes in hot summer days to keep cool and comfortable. We get lot of sweat on our body. ठीक है, गर्मी में क्या होता है, हम लोगों का बॉडी स्वेट पसीना निकलता है ऑन आवर बॉडी इन हॉट समर डेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो कॉटन क्या करता है, वो जो पसीना है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है कॉटन. तो पसीना एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, तो जो बॉडी ये है जो वो वाला पसीना होता है वो इवेपोरेट हो जाता है एयर में, ठीक है, तो इवेपोरेट हो जाता है एयर में, तो हम लोग की बॉडी को जो है ना वो एक ठंडा महसूस होता है. तो ये नाउ कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड सो इट एब्जॉर्ब्स द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोजेस इट टू द एयर फॉर इवेपोरेशन. द इवेपोरेशन ऑफ दिस स्वेट कूल्स आवर बॉडी, हम लोग की बॉडी को कूल कर देता है. Simple. Why people in villages often sprinkle water in the ground in summer? ये तो आप लोग शायद सभी लोग देखे होंगे. क्या विलेज में बोले, विलेज तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे तो कभी कभी घर के बाहर भी कोई ऐसे छिड़क देता है पानी जो ग्राउंड फ्लोर में रहता है, ठीक है, क्यों छिड़कता है पानी गर्मी के टाइम पे. Most of the villages, people often sprinkle water on the ground in front of their homes during summer evening. This water evaporates by taking latent heat of vaporization from the ground and surrounding air. पानी छिड़कने से क्या होता है, वो ग्राउंड से है ना, ग्राउंड से वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है, और साथ में जो एयर होता है सराउंडिंग एयर वहाँ से लेटेंट हीट लेता है और वो वेपोराइज हो जाता है. तो क्या होता है इसमें ठंडा हो जाता है, जो प्लेस होता है वो ठंडा हो जाता है. इसी कारण से जो स्प्रिंकल करते हैं, पानी छिड़कता है ग्राउंड या समर के टाइम पे, इसी कारण से. ठीक, तो स्टूडेंट आज यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं क्लास को. ऐसे तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सिर्फ दो टॉपिक रह जाता है. एक है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा एंड अदर इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर BEC, जो बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट. उसको एक छोटा सा वीडियो में नेक्स्ट एक लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा दूँगा. ठीक है. और स्टूडेंट्स अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए प्लीज़. आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है. और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. और कोई भी क्वेरी हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो मेल आईडी दिया हुआ है, मेल बॉक्स में मेल भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा. और एक बात, अगर किसी के पास कोई मैं क्वेश्चन एंड आंसर मैंने कंप्लीट करवाया नहीं जो आप लोगों के एक्सरसाइज में है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं एक वीडियो में वो सब कुछ कवर करवा दूँगा, वो मैं उसका आंसर भी कर दूँगा और समझा भी दूँगा. ठीक है.
और एक बात है, जो इस वीडियो का जो लेक्चर का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, स्टे सेफ, स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू।